आज हम लोगों का डे 1 क्लास होगा। तो डे 1 जो क्लास है ना हम लोगों का, ये है बैंक का इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन मीन जहाँ पे तुम लोग जाओगे जॉब करने के लिए, पहले हम लोगों को वो पता चलना चाहिए कि वो क्या है, बैंक कैसे हुआ। फर्स्ट हम लोग को ये जानना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग डे 1 पे एक इंट्रोडक्शन क्लास रखा है हम लोग के सिलेबस में। और डे 1 को तुम लोग ये भी बोल सकते हो कि एक होता है ना कि जब हम लोग कोई बुक पढ़ते हैं तो फर्स्ट पेज में एक कंटेंट रहता है, मतलब सूचीपत्र कि बुक के अंदर क्या है, हम लोगों को एक फर्स्ट पेज में सब कुछ पता चल जाता है। वही एक ऐसा ही हम लोग ये डे 1 वाला रखे हैं तुम लोगों के लिए। तो देखो, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बोलूँगी क्योंकि हम लोगों का मॉड्यूल है इंग्लिश में। तो इंग्लिश तो सबके लिए कंफर्टेबल नहीं होता है, तो इसीलिए मैं फर्स्ट इंग्लिश में बोलती हूँ, पढ़ाने के बाद में उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूँगी। तो फर्स्ट क्या लिखा है देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ बैंक, मतलब बैंक का इंट्रोडक्शन। तो लिखा क्या है यहाँ पे, बैंक ड्राइव फ्रॉम एन इटालियन वर्ड बैंका विच मीन्स द बंच ऑफ मनी। मतलब ये जो बैंक आया है ये इटालियन वर्ड बैंका से, तो इसका मीनिंग है द बंच ऑफ मनी। द बंच ऑफ मनी का मीनिंग है मतलब बहुत सारा पैसा का बंडल। तो उसके बाद सेकंड में क्या लिखा है देखो, बैंक ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंक यू। तो बैंक का एक फ्रेंच वर्ड भी है, वो है बैंक यू, तो विच मीन्स द मनी मैनेजमेंट सिस्टम। तो बैंक यू का मीनिंग है मनी मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब मनी को, पैसे को मैनेज करने का एक सिस्टम है बैंक। तो अब बैंक का मिशन क्या है, तो बैंक तो ऐसे ही किसी कंट्री में नहीं होता है ना, तो एक मिशन होता है बैंक का। तो ये मिशन क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बैंक इज ए फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। तो बैंक जितना भी कंट्री है सबका फाइनेंशियल बैकबोन है बैंक। सो द प्रिंसिपल और क्लियर मिशन इज फाइनेंशियल अफलिमेंट और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। A bank is a financial institution or financial intermediary that accepts deposit and channels those deposits into lending activities. It is done either directly by lending to the needy browser or indirectly by investing at the capital markets instruments. Thus a bank intermediates between customers who have suppliers of funds and customers who need funds. तो मैं इसको इंग्लिश में एक बार बोल दी क्योंकि मॉड्यूल इंग्लिश में, अब हिंदी में इसको ट्रांसलेट करती हूँ कि बैंक जो है पूरा कंट्री का एक फाइनेंशियल बैकबोन होता है। ये बैंक हर कंट्री में है क्योंकि फाइनेंशियल इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट होता है ये बैंक से ही होता है। ये जो हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा इस एक्सीडेंट में देता है या फिर उस पॉलिसी में देता है, या फिर कोई कुछ भी कारण इंसान को जो पैसा मिलता है ना, तो गवर्नमेंट अपने घर से नहीं देता है, सब कुछ ये बैंक से देता है। तो हम लोगों का जो पैसा आता है ना सब ये बैंक से आता है। और एक एग्जाम दो कि एक पर्सन को वो उसको पैसे की ज़रूरत हुआ है, मतलब एक इंसान को पैसे की अभी बहुत ज़रूरत है, वो सामने जो इंसान है उसको जाके बोल रहा है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे दो। तो उसको तो वो पैसा नहीं देगा ना, लेकिन वो इंसान अगर बैंक के पास जाके बोला कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है तो बैंक उसको पैसा देगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि बैंक उसको फ्री में पैसा देगा, क्योंकि बैंक का बहुत सारा प्रोडक्ट है, वो कोई भी एक प्रोडक्ट अगर लेगा तो उसको पैसा मिल सकता है। तो अब हम लोग आएंगे बैंक का प्रोडक्ट क्या है, तो बैंक में हम लोगों का काम क्या है, तो डिपार्टमेंट क्या है। तो इसके लिए देखो इस यहाँ पे क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बैंक कौन सा फाइनेंशियल सर्विस हम लोग को देता है, तो बैंक का दो प्रोडक्ट है। देखो मेरा माउस यहाँ पे दिखा है, फर्स्ट लायबिलिटी प्रोडक्ट सर्विस, फर्स्ट है लायबिलिटी प्रोडक्ट सर्विस, सेकेंड ऑप्शन है एसेट्स प्रोडक्ट सर्विस। अब लायबिलिटी प्रोडक्ट सर्विस में क्या क्या आता है, देखो रेड मार्क क्या है, वो लायबिलिटी प्रोडक्ट है कि अकाउंट पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब है लायबिलिटी प्रोडक्ट में। और एसेट प्रोडक्ट में क्या है देखो, फाइनेंस पॉलिसी और मिसलेनियस सर्विसेज। अब अकाउंट पॉलिसी मीन्स हम लोग सब जानते हैं क्या है, फॉर डेली ट्रांजैक्शन पॉलिसी। बैंक में जो काम डेली ट्रांजैक्शन होता है उसको बोलते हैं अकाउंट पॉलिसी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, अकाउंट के बाद कोई कस्टमर अकाउंट खोल लिए लेकिन कुछ कस्टमर को तो इन्वेस्ट भी करना होता है उस अकाउंट पे, तो वो है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। उसके बाद आते हैं इंश्योरेंस। अब तुम लोग बोलोगे बैंक में इंश्योरेंस का क्या काम,
ऑलवेज बैंक में इंश्योरेंस होता है। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस वाला काम बैंक में नहीं होता है क्योंकि वो लाइफ इंश्योरेंस वाला कंपनी नहीं है, वो बैंक है। तो इसमें जनरल इंश्योरेंस, तो बैंक का हर प्रोडक्ट में इंश्योरेंस जुड़ा रहता है क्योंकि फॉर रिस्क कवरेज पॉलिसी, इंश्योरेंस मतलब रिस्क कवरेज पॉलिसी है, तो इसीलिए बैंक के जो कंटेंट है उसमें इंश्योरेंस रहता है। अब देखो एसेट्स प्रोडक्ट सर्विस में आते हैं। फाइनेंस पॉलिसी फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट पॉलिसी, फाइनेंस पॉलिसी मीन्स लोन, बैंकिंग भाषा में बोलते हैं फाइनेंस पॉलिसी। कस्टमर बैंक में आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने के लिए, तो ये है फाइनेंस पॉलिसी। अब आते हैं मिसलेनियस सर्विसेज। मिसलेनियस मतलब नेट बैंकिंग में जितना होता है, ऑनलाइन जो हम लोग का जो काम होता है, तो वो मिसलेनियस सर्विसेज आता है। तो ये जो सब मैंने बोला ना, अकाउंट पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, फाइनेंस पॉलिसी, मिसलेनियस सर्विसेज, तो ये सब है एक एक डिपार्टमेंट जहाँ पे तुम लोगों को काम मिलेगा, तो ये सब डिपार्टमेंट है। तो हम लोग आते हैं अकाउंट पॉलिसी में क्या है, तो ये सब मैं अभी छोटा करके बोलूँगी क्योंकि डे 1 तो है, ये तो कंटेंट है, मतलब सूची पत्र है, सिर्फ नाम ही है यहाँ पे। जब हम लोग डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे करके पढ़ाई करेंगे तो एक एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अकाउंट पॉलिसी में क्या है ऑप्शन। फर्स्ट देखो पर्सनल अकाउंट, करेंट अकाउंट। तो अकाउंट दो टाइप का है, हम लोग को याद रखना है, अकाउंट दो टाइप का है, एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा है करेंट अकाउंट। अब देखो पर्सनल अकाउंट के नीचे बहुत सारा नाम है, तो पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या क्या अकाउंट आता है, क्या लिखा है देखो। सेविंग्स अकाउंट फॉर सिंगल अकाउंट होल्डर, हम सब जानते हैं सेविंग्स अकाउंट दो टाइप का होता है, एक सिंगल अकाउंट और एक जॉइंट अकाउंट। उसके बाद है सैलरी अकाउंट, मतलब फॉर जॉब होल्डर, जो लोग अपनी सैलरी के लिए जो अकाउंट खोलते हैं जिसको बोलते हैं सैलरी अकाउंट, सिर्फ जॉब होल्डर के लिए है ये। उसके बाद पेंशन अकाउंट, पेंशन अकाउंट कौन लोग खोलते हैं, फॉर रिटायरमेंट होल्डर, जो लोग रिटायर्ड किया है वो पेंशन अकाउंट खोलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट अकाउंट फॉर एजुकेशन पर्पस। उसके बाद सीनियर सिटीजन अकाउंट फॉर आफ्टर एज ऑफ 60 ईयर्स। अब तुम लोग बोलोगे कि पेंशन अकाउंट और सीनियर सिटीजन अकाउंट तो टाइप एक ही है, लेकिन हाँ टाइप एक ही है लेकिन चीज़ एक नहीं है। सब लोग नौकरी नहीं करता है तो सबको तो पेंशन नहीं मिलता है ना, तो इसीलिए जो लोग नौकरी नहीं करते थे कभी भी, पेंशन कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो लोग 60 ईयर्स के बाद क्या कोई अकाउंट नहीं खोल सकता है, जरूर खोलेगा। तो वो अकाउंट है सीनियर सिटीजन अकाउंट। पेंशन अकाउंट भी 60 ईयर्स के बाद ही खोला जाता है, लेकिन वो सिर्फ पेंशन लेने के लिए। या फिर सीनियर सिटीजन अकाउंट, वो भी 60 ईयर्स के बाद ही खुलता है। एक अकाउंट सेम है लेकिन नाम अलग है और काम भी इसमें अलग ही है। उसके बाद देखो एनआरआई अकाउंट। एनआरआई अकाउंट मीन्स फॉर नॉन रेसिडेंस इंडियन, जो लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, इंडिया में तो कुछ अकाउंट तो होगा ना उन लोगों का, तो वो है एनआरआई अकाउंट। उसके बाद है डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट क्या है, फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट शेयर्स, ये सब काम करने के लिए जो अकाउंट खोलते हैं उसको बोलते हैं डीमेट अकाउंट। यहाँ पे सिर्फ नाम लिखा है अभी, इसके बारे में सब कुछ समरी हम लोग डिस्कस करेंगे डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके। तो ये सिर्फ नाम है। अब देखो राइट साइड पे आओ, क्या लिखा है, करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट कौन कौन खोल सकता है, कोई बिजनेस पर्पस खोल सकता है, उसके बाद कोई जैसे कोऑपरेटिव, एसोसिएशन, सोसाइटी, ट्रस्ट, सेक्शन 8 कॉम, संघ, क्लब, ये सब करेंट अकाउंट खोलेगा। और हम सब जानते हैं कोऑपरेटिव मतलब कोई कंपनी, एसोसिएशन, सोसाइटी, ट्रस्ट, हम सब जानते हैं कि ट्रस्ट में क्या काम होता है, ट्रस्ट में हम लोग पैसा देते हैं या फिर बाहर से ट्रस्ट के अकाउंट में पैसा आता है, तो ये सब बिजनेस पर्पस से हुआ ना, तो ये करेंट अकाउंट खोलेगा। उसके बाद संघ, क्लब। अब तुम लोग बोलोगे कि क्लब, तो क्लब क्यों करेंट अकाउंट खोलेगा, हाँ क्लब जरूर करेंट अकाउंट ही खोलता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि क्लब के जैसे कोई कुछ पूजा हो या कुछ हो तो क्लब को कुछ डोनेशन मिलता है गवर्नमेंट से, या फिर क्लब अपना जो पैसा है क्लब का वो पैसा कहीं पे वो लोग हेल्प करने के लिए भेजते हैं या फिर बिजनेस के लिए भी वो लोग करते हैं, तो इसके लिए क्लब खोलता है एक करेंट अकाउंट। तो ये सब करेंट अकाउंट है, ये गया अकाउंट पॉलिसी। अब हम लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। कस्टमर तो आया तुम लोगों के पास, कुछ अकाउंट खोल लिया, पर्सनल अकाउंट में कुछ खोल सकता है या फिर करेंट अकाउंट में, लेकिन अब कस्टमर बोल रहा है कि सर या मैडम मुझे एक एफडी करना है अपने अकाउंट पे, एफडी या आरडी,
तब तुम लोग उसको इन्वेस्टमेंट पॉलिसी समझाओगे। तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में दो आता है, एक एफडी और आरडी। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये गया एफडी आरडी, हम ये सब बाद में पढ़ेंगे पूरा समरी। तो उसके बाद हम लोग क्यों क्या पढ़ना है, देखो लाइफ इंश्योरेंस नहीं, सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर कोई कस्टमर बोले कि इंश्योरेंस क्यों करूं मैं सर बैंक में, तब तुम लोग उसको बोलना सर इज नॉट ए मनी अर्न पॉलिसी सर, ओनली फॉर रिस्क कवरेज एंड सेविंग्स पॉलिसी सर। ये सिर्फ हम लोग ये पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे सर, ये आपके एक रिस्क कवरेज देगा। आप कोई भी प्रोडक्ट बैंक से लीजिएगा तो ये रिस्क कवरेज होगा आपके लिए सर। तो ये है इंश्योरेंस का मेन बात कि इज नॉट ए मनी अर्न पॉलिसी, ओनली फॉर रिस्क कवरेज एंड सेविंग्स पॉलिसी। तो ये है इंश्योरेंस। अब देखो इंश्योरेंस का राइट साइड में क्या है, जनरल इंश्योरेंस। अब जनरल इंश्योरेंस क्या, हम लोग तो काम है जनरल इंश्योरेंस का ही, तो उसके अंदर क्या क्या आता है। फर्स्ट ऑप्शन देखो है व्हीकल इंश्योरेंस, मतलब गाड़ी का इंश्योरेंस, हम सब जानते हैं। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ ये हेल्थ मतलब लाइफ इंश्योरेंस वाला नहीं, ये हेल्थ मतलब जितना हेल्थ कार्ड है, कार्ड वगैरह है वो इंश्योरेंस। उसके बाद मरीन इंश्योरेंस, मरीन मतलब जहाजों का इंश्योरेंस। ये जो जहाज का एक्सीडेंट होता है, हम लोग तो जहाज का बारे में उतना नहीं जानते, हम लोग सिर्फ ट्रेन के बारे में ज़्यादा सुना है, लेकिन जहाजों का भी एक्सीडेंट होता है, जहाज डूब जाता है, कुछ भी कारण जहाज का कुछ खराब हो सकता है। तो जहाजों का अगर इंश्योरेंस किया रहता है ना, तो कस्टमर को बोलो या फिर जो जहाज में जो जा रहा है उसको, तो इंश्योरेंस का पैसा उसको मिल सकता है। उसके बाद एविएशन इंश्योरेंस मतलब फ्लाइट का। उसके बाद फायर इंश्योरेंस, फायर मतलब हम लोग सुनते हैं कि ये दुकान जल गया है, उसका घर जल गया है, तो ये सब अगर इंश्योरेंस के दायरे में वो तो होता ना, तो इन लोगों को पैसा भी मिलता है, तो इसीलिए फायर इंश्योरेंस। उसके बाद देखो मिसिंग इंश्योरेंस, कोई अगर इंसान खो गया, उसका बहुत बड़ा एफडी है बैंक में, लेकिन उसको उसका कोई अब पता ही नहीं चल रहा है, तो उसका तो इंश्योरेंस किया हुआ है ना, तो उसका फैमिली को ये पैसा मिल जाएगा। हाँ नॉमिनी को तो मिलेगा, तो नॉमिनी को अगर इंश्योरेंस हो तो इंश्योरेंस का भी पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा। तो ये है मिसिंग इंश्योरेंस। उसके बाद एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, रोड इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस हम लोग कहीं भी जाए टिकट कट के ना, तो टिकट में रहता है ट्रैवल इंश्योरेंस, वो ले लेता है, जैसा जिसका टिकट का दाम हो उसी हिसाब से इंश्योरेंस का पैसा ऑलरेडी कट के ही देता है। ये सब इंश्योरेंस है जनरल इंश्योरेंस। तो ये सब इंश्योरेंस के बारे में हम लोग बाद में सब कुछ पढ़ेंगे, बहुत बड़ा करके है, क्योंकि ये सब हम लोग ये सब काम ही हम लोगों को जनरल इंश्योरेंस में करना है। तो अब देखो हम लोग आते हैं फाइनेंस पॉलिसी। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट से बैंक का प्रोडक्ट जाना, प्रोडक्ट में अकाउंट पॉलिसी आया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आया एफडीआरडी, उसके बाद इंश्योरेंस आया। अब आते हैं फाइनेंस, मतलब जो डिपार्टमेंट है बैंक का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डिपार्टमेंट का काम होता है, फाइनेंस में बहुत सारा डिपार्टमेंट है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे फाइनेंस पॉलिसी मतलब लोन डिपार्टमेंट। लोन दो तरह का होते हैं, एक अनसिक्योर्ड लोन, दूसरा है सिक्योर्ड लोन। अब देखो अनसिक्योर्ड लोन क्यों बोला गया है, मैं आती हूँ उसमें। तो फर्स्ट नाम क्या है, पर्सनल लोन, उसके बाद सेकंड नाम एजुकेशन लोन, थर्ड कंज्यूमर लोन। अब इन तीनों लोन को अनसिक्योर्ड क्यों बोला गया है, क्योंकि हम लोग जब पर्सनल लोन देते हैं ना कस्टमर को, तो सिर्फ सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट देख के उसको लोन देते हैं, कोई भी चीज उसके पास बैंक में मॉर्गेज नहीं रखते हैं, तो ये तो अनसिक्योर्ड ही हुआ ना बैंक के लिए। तो कस्टमर अगर चाहे अगर वो भाग गया तो लोन लेके, लेकिन हाँ उतना भी इजी नहीं है बैंक से कुछ लेके भागना। तो फिर भी अगर 100 में से एक कस्टमर अगर भाग गया तो इसीलिए अनसिक्योर्ड है, कस्टमर के लिए भी अनसिक्योर्ड है, बैंक के लिए भी अनसिक्योर्ड है, क्योंकि कस्टमर को जमा नहीं कर रहा है बैंक में मॉर्गेज के लिए, या फिर बैंक भी उसको सिर्फ सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट के ऊपर ही ये लोन दे रहा है, तो इसीलिए अनसिक्योर्ड। जैसे देखो सेकंड ऑप्शन है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन हम किसको देते हैं, स्टूडेंट को, मतलब जो पढ़ाई कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सब पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन मिलेगा, जैसे मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हूँ, एमए कंप्लीट कर रही हूँ तो मुझे लोन चाहिए, ऐसा नहीं है। एजुकेशन लोन मीन्स जो लोग प्रोफेशनल स्टडीज करते हैं, मतलब जो पढ़ाई के बाद जिसको नौकरी मिलेगा, जैसे मोस्ट एग्जाम्पल बोलो एमबीए, अगर एमबीए करने के लिए किसी ने एजुकेशन लोन लेना चाहता है तो वो ले सकता है। तो ये एजुकेशन लोन अनसिक्योर्ड क्यों है,
फिर देखो, अगर कोई स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेके बाहर गया है पढ़ने के लिए, तो अगर वो देश में ना आए कभी भी तो क्या होगा? तो हाँ, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आया तो क्या हुआ, तो बैंक अपना पैसा कैसे लेगा? बैंक का पास सब कुछ का मतलब सोल्यूशन है, बैंक ठीक पैसा अपना ले लेगा। फिर भी अनसिक्योर्ड लोन ही है। उसके बाद देखो कंज्यूमर लोन। कंज्यूमर लोन मीन्स हम लोग अगर कुछ खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज, ब्रांडेड कोई चीज खरीदने के लिए जो बैंक से लोन लेते हैं ना, तो ये जाता है कंज्यूमर लोन में। तो अब देखो सिक्योर्ड लोन में क्या है? गोल्ड लोन। ये है सिक्योर्ड लोन, क्योंकि कस्टमर गोल्ड रख के ही बैंक के पास से कुछ लोन ले रहा है, तो ये है गोल्ड लोन। वो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, बैंक के पास उसका सोना रखा हुआ है। उसके बाद व्हीकल लोन, गाड़ी का लोन। उसके बाद होम लोन, मतलब पूरा होम ही रख के वो लोन ले रहा है। उसके बाद लैब। लैब का फुल फॉर्म है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो लैब का एक दूसरा भी एक नाम है, वो है मॉर्गेज लोन। ओके, लैब का दूसरा एक नाम है मॉर्गेज लोन। उसके बाद देखो बिजनेस लोन आता है। बिजनेस लोन मीन्स कोई भी कस्टमर अगर बिजनेस के लिए लोन लेना चाहता है तो उसको बिजनेस लोन दिया जा सकता है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम लोग सबको लोन दे सकते हैं। कोई भी कुछ बिजनेस करेगा और बैंक में आके बोलेगा मुझे बिजनेस लोन चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है बिजनेस लोन लेने के लिए, पहले उसको वो देना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग उसको लोन दे सकते हैं। ये हम सब बाद में पढ़ेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए किस लोन के लिए। तो ये गया लोन डिपार्टमेंट के बाद। अब आते हैं मिसलेनियस सर्विसेज में। क्या है? मतलब नेट बैंकिंग, जो ऑनलाइन सब कुछ होता है। जैसे कार्ड, हम लोग सब जानते हैं, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड ये तो ऑनलाइन ही होता है ना, तो हम लोग एक कार्ड पंच करेंगे, तो अगर हम लोगों के पास कोई पैसा नहीं है लेकिन कुछ खरीदना है, तो कार्ड के हिसाब से हम लोग कुछ खरीद सकते हैं। तो ये कार्ड है। उसके बाद चेक, तो सॉरी, कार्ड में एटीएम, डेबिट कार्ड ये भी तो आता है ना। तो उसके बाद आता है चेक। चेक जैसे पर्सनल इंडिविजुअल चेक होता है, बैंकर्स चेक होता है, मतलब डिमांड ड्राफ्ट। ये हम सब पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद आते हैं नेट बैंकिंग में क्या क्या आता है। हम लोग जिस ऐप के द्वारा किसी को पैसे भेजते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा घर के पास है उसको हम पैसे भेजने के लिए एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस ये सब करेंगे। जैसे कोई दूर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है एनईएफटी, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो आरटीजीएस, मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। उसके बाद है आईएमपीएस, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। ये सब ऐप है पैसा भेजने का। उसके बाद ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। उसके बाद आता है मोबाइल बैंकिंग में क्या है? एसएमएस। हम लोग जो भी काम बैंक में करने के लिए जाते हैं, तो हम लोगों को एक मैसेज मिलता है, तो वो है एसएमएस डिपार्टमेंट, मोबाइल बैंकिंग डिपार्टमेंट, शॉर्ट मैसेजेस सर्विस फॉर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसके बाद आते हैं लॉकर। लॉकर हम सब जानते हैं कि लॉकर का क्या काम है। फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पस लॉकर हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो मैंने पूरा बोला ना, ये सब इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर आता है। मतलब हम लोग जान रहे हैं कि ये सारा डिपार्टमेंट, ये सब चीज हम लोगों को अभी डे 1 जैसे हुआ है, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे करके डे 8 तक ये सब हम लोगों को पढ़ना है। तो ये था इंट्रोडक्शन क्लास। हाँ, तो इंट्रोडक्शन